क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज, ये तीन पहलू से जुड़ा हुआ है और उसके तीन पहलू एग्जाम्पल आपको भारत के संविधान में मिलेंगे। आप एक तो है कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी पैदा हुआ है। दूसरा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ रही है उससे जो डिप्राइव्ड हैं वो अपनी मांगों को कैसे रखें, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी वहां पर भी है। और कंसंट्रेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ पावर्स, उससे जो पावर से डिप्राइव हो जाते हैं वो अपनी पावर कैसे मांगे, कैसे हिस्सा मांगे, तो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी वहां भी राइज होता है। और इसकी क्रक्स फॉर एग्जैक्ट इंडिया के संविधान में है, बुरा नहीं मनाए, कि भारत में एक कम्युनिटी अपने SC ST है ना, दोनों आइडेंटिटी है इनकी कल्चर की, कल्चर आइडेंटिटी है ना। SC ST हमारे कल्चर आइडेंटिटी है। हमने पावर में शेयर दिया है नहीं, ये बताओ, 15% 7% शेयर दिया हमने पावर में। और अंबेडकर साहब ने सबसे पहले पावर में शेयर मांगा 1931 में। 31 का ये संविधान है इंडिया का जो SC ST को पावर में शेयर देता है। और उसके बाद आकर के 50 के बाद इन्होंने इकोनॉमिक कंसेशन देना शुरू कर शेयर दिया थोड़ा सा, और वो भी बड़ी बेईमानी करके, वो अलग बात है, वो चैप्टर आगे नहीं छोड़ता है बेईमानी क्या की, क्या से किया, कैसे इनको बेचारों को लॉलीपॉप दे दिया, वो अलग बात है, वो चैप्टर ही अलग है। अब बात जहां पर आगे खुल गया जाती है, जो नया जो एजेंडा चला है, ये जो हम खत्म कर देंगे रिजर्वेशन वगैरह, उसी पर आइडेंटिटी पर ही। तो ये आपके सामने नीट की परीक्षा जो हुई है और व्यापक घोटाला जो हुआ है, उसमें जो डॉक्टर पैदा हुए करप्शन देख करके, और आम प्रकाश ये कहते हैं ना, रिजर्व कोटे वाले कितने एब्सेंट डॉक्टर, कितने एब्सेंट, आपके सामने पुल गिर रहे हैं, आपके सामने ब्रिजों में, बांधों में दरार आ रही है, आपके सामने व्यापक घोटाला जहां पैसे देके लोग भर्ती हुए हैं, आपके सामने नीट का घोटाला है जहां लोग पैसे देके भर्ती हो रहे, पेपर लीक होकर लोग भर्ती हो रहे हैं, और एलिगेशन है इन बेचारे कल्चरल डिप्राइव्ड कम्युनिटी पर योग्य ये नहीं है। ये है क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज, कि तुम किसी आइडेंटिटी को टारगेट करके अपनी गलतियां छुपाते रहो और उनको बदनाम करते रहो। ये आज का ट्रेंड है। तीनों चीजें इंडिया के संविधान में मौजूद है। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी जो है वो कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, उसके बाद आएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है। कि 3-4 फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। कि पहला है कि चार्टर ऑफ डिमांड, जैसे कि पंजाब को पंजाबी सूबा बनाओ। जब यूनाइटेड पंजाब था, साथ हरियाणा और हिमाचल, तो उसमें मेजॉरिटी हिंदी बोलने वालों की थी, उसमें पंजाबी लैंग्वेज वाले अपने आप को सेकंड ग्रेड महसूस कर रहे थे, आइडेंटिटी लेस महसूस कर रहे थे। उस आइडेंटिटी के लिए पंजाबी सूबे की मांग चली। तो चार्टर ऑफ डिमांड में भी एक्सप्रेस हुई है डिमांड। चार्टर ऑफ डिमांड में कश्मीर को जब 370 दिया गया और जैसे जैसे वो 370 डाइल्यूट होने लगा, तो आगे लगे अटानमी का सवाल आ गया, हमें अटानमी दे दो, ये कर दो, वो है क्या? क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी महाराष्ट्र में आया, शिवसेना मनी, साउथ वालों को नौकरी जहां करने देंगे, बिहार वालों को जहां एंट्री करने देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज है कि इकोनॉमिकल शेयर कोई ना ले जाए हमारा। कि चार्टर ऑफ डिमांड में उससे बड़ी फॉर्म है कि स्ट्रगल में, जैसे IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले कम से कम 34-35 साल लड़े होंगे मेन इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लिश आर्मी के खिलाफ लड़े। माउंटबेटन इसी में मारा गया है, जिसको IRA के गुरिल्ला ने उसे बम से उड़ा दिया, माउंटबेटन को उड़ा दिया। आयरलैंड वाले अपनी आइडेंटिटी के लिए आर्म स्ट्रगल करते रहे, और 98 में आकर 99 में आकर के वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, जिसका मतलब आइडेंटिटी की पहचान आर्म स्ट्रगल। नागाज आर्मी लड़ती हैं, बोडो लड़ रहे हैं, कुकी लड़ रहे हैं,
कश्मीरी लड़ते रहे हैं, वो सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑफ हायर आर्मी जो है आर्म स्ट्रगल भी एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि जो आदमी अपनी पहचान मानता ही नहीं, वो मर्ज हो चुकी है, मगर थर्ड फोर्स उसको अपने यूज करने के लिए वो पहचान उभारती है। उसकी एग्जांपल आपके सामने देते हैं कि 1979 में जब सोवियत अफगानिस्तान में इंटर किया और सुपर पावर अमेरिका को ये पता लगा कि अब अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्स तो यूएसएसआर ले जाएगा, अब उनको कैसे उसके खिलाफ खड़ा किया जाए, तो एक आइडेंटिटी आ गई इस फंडामेंटल इस्लामिक, और वो फंडामेंटल इस्लामिक आइडेंटिटी जो आर्म से बात करे, हथियारों से बात करे, वो आगे तालिबान। उस तालिबान के लिए पैसा, हथियार वो अमेरिका का, और लैंड जो दी, अड्डा जो दिया, फैसिलिटी जो दी, सहूलत जो दी, वो पाकिस्तान ने सरकार ने दी। तो पाकिस्तान सरकार ने कुछ उसमें हिस्सा भी लिया, इनाम भी लिए, और उसमें बाकायदा लोगों को कैंप लगाए और ट्रेनिंग दी। बहुत ट्रेनिंग करके अब तालिबान ने वार लड़ी, रशिया को पीछे धकेला। उसके बाद अब सब इस्लामिक आ गए ना, तो बाहर आ गई पठान, पश्तो स्पीकिंग वाले, हजारा और नॉर्थ वाले। उनमें छोटी छोटी आइडेंटिटी जो थी उनमें अपने में वो प्रॉब्लम आ गई। आखिरकार पश्तो वाले जीत गए, पश्तून, और पश्तून के पास पावर आ गई। जब 2001 हुआ तो अमेरिका फिर वापस, फिर उसी तालिबान ने इस्लाम के आधार पर अमेरिका को वापस भागा। दोहा का एग्रीमेंट हुआ और 19 साल के बाद अमेरिका अपने हथियार छोड़ करके चला गया। आइडेंटिटी इस्लामिक अफगानिस्तान में नहीं थी। पहली बात, 1974 के उनके फोटोग्राफ देख लो, बच्चों के स्कूल जाते हुए, वो स्कर्ट पहने हुए, वो टाई पहने, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं, बच्चियां स्कर्ट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, और बच्चियां स्कूल जा रही हैं। 1974 अफगानिस्तानी बच्चे वो मॉडर्न बच्चे हैं। और आज 2024 में बच्चों को देख लो कि स्कूल जाना बैन है, नौकरी करना बैन है फीमेल के लिए, जर्नलिज्म करना बैन है, म्यूजिक की, एक्टर की तो बात ही छोड़ो आप। इसका मतलब ये है, इसे एक बात और क्लियर हो जाती है मार्क्सिज्म के एंगल से, इसके कि मार्क्सिज्म का जो हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म था कि वो पस्टोरल सोसाइटी, पशुपालन आया है, शिकार थे, पशुपालन आया, एग्रीकल्चर आया, पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद खुद गिर करके क्रांति हो जाएगी, समाजवाद आया। तो इतिहास खुद मूव करता, तुम काम करो ना करो। बिल्कुल गलत साबित हुई है जे, कहां वो 1974 का अफगानिस्तान और कहां 2024 का अफगानिस्तान, जमीन आसमान का फर्क, और वापस गेर ला दिया है। इसका मतलब समाज को, सोसाइटी के लीडरशिप या समाज का कंसेंसस या बैलेंस ऑफ फोर्सेस या ग्लोबल बैलेंस, अगर इंटरडिपेंडेंस है तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ फोर्सेस में काम करेगा, उस सिचुएशन को बदला भी जा सकता है। ये अफगानिस्तान का सारा सिनेरियो साबित करता है। तो बात आ रही है आर्म स्ट्रगल। तो आयरलैंड का आर्म स्ट्रगल हुआ, कंप्रोमाइज। अफगानिस्तान में आर्म स्ट्रगल पैदा किया गया, काउंटर हुआ, कंप्रोमाइज। कश्मीर पे कंप्रोमाइज नहीं, दमन चक्कर है। फलस्तीन पे कंप्रोमाइज नहीं, दमन चक्कर है। कई जगह, एक स्कॉटलैंड है, इसका यूके का पार्ट है, हर 10 साल के बाद वहां पर तकरीबन 12 साल के जब वो 50% या लोग कहते हैं कि हाँ रेफरेंडम कराओ जी, रेफरेंडम कराओ जी, रेफरेंडम कराओ, तो रेफरेंडम करा देते हैं। अब 51% लोग अगर रेफरेंडम में वोट दे देते हैं तो वो कंट्री लागू हो जाता है। स्कॉटलैंड का जो मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट या उनका प्राइम मिनिस्टर है वो महमडन है, हमजा यूसुफ। अभी उसकी पोस्ट गई है क्योंकि पार्टी के अंदर कला चल पड़ी, और दूसरा आदमी जो है उसकी जगह वो आ गया है। उसने कहा कि ये नहीं करवाने वाला रेफरेंडम मैं करवाऊंगा। तो इंग्लैंड के अंदर ही दो प्रॉब्लम,
रेफरेंडम स्कॉटलैंड के साथ, आयरलैंड के साथ आर्म स्ट्रगल और फिर एग्रीमेंट। और कनाडा में देखो क्यूबेक है, रेफरेंडम होता है। स्पेन में बास्क थे, आर्म स्ट्रगल थी, अब डाउन है, मतलब कैलिफोर्निया वाले स्ट्रगल कर रहे हैं अब। तो कहने का मेरा मतलब ये सारी जो वैरायटी है, ये क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज ही हैं जो चल रही हैं, चाहे वो चार्टर ऑफ डिमांड हो, चाहे वो रेफरेंडम की फॉर्म हो, चाहे वो आर्म स्ट्रगल की फॉर्म हो, है क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। इस वक्त अमेरिका द्वारा स्टार्ट किए गए, समझो जा अमेरिका द्वारा जो सरकारों में 50 कंफ्लिक्ट टकराव चल रहे हैं वर्ल्ड में, 50 टकराव, 50। और किसी ने एक दो जनरलों की बात सुन रहा था, उसने सबसे बेस्ट कहा है जनरल, मुझे पसंद भी आई, कि सबसे आसान काम दुनिया में अगर कोई है तो है जंग करना और जंग करवाना। सबसे टफ काम है पीस मेंटेन करना और पीस को आगे बढ़ाना। डायलॉग करना सबसे टफ है, पीस लाना सबसे मुश्किल है, जंग स्टार्ट कराना और जंग लड़ना सबसे आसान। पैसा भी आता है, आया भी आता है, मगर पीस में पैसा नहीं आएगा, मगर सबसे टफ है। डायलॉग में आपको सुनना पड़ता है, उसकी बात का जवाब देना पड़ता है, आपको ब्रेन एक्सरसाइज करना पड़ती है, वो सबसे टफ वर्क है। जैसे दो जनरलों का टॉप नाटो के जनरल का इंटरव्यू है, जो थोड़ा और मुझे याद गई बात, कमाल बात बोल रखा है कि मेन काम सबसे आसान है आर्मी करना में, टफ जो है वो पॉलिटिक्स का काम है, पीस। अब एक पॉइंट और कि जैसे क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ग्लोबल तो है आपके सामने, कई हैं कि इंग्लैंड की आ गई, अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का फार्मा है, सारे यूरोप में एथनिक की आइडेंटिटी भी है और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी है। अब उसमें जैसे आयरलैंड है, तो उसमें जैसे वो जहां अपने सुखदेव ने सुनाया ना कि 2-3 आइडेंटिटी बिल्डिंग हो गई है, कि किसान इकोनॉमिकल आइडेंटिटी, सिखिज्म रिलीजियस आइडेंटिटी और खालिस्तानी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तीनों आइडेंटिटी एक पॉइंट पर ला दी। ऐसे ही आयरलैंड में कि कैथोलिकिज्म रिलीजियस आइडेंटिटी, और उसके बाद उनकी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड आयरिशिज्म एथनिक आइडेंटिटी और उनकी लैंग्वेज। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी इकट्ठी, इकोनॉमिकल आइडेंटिटी इकट्ठी, और फिर वो आइडेंटिटी दूसरे के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन जो बनी और जब वो यूके से बाहर निकला, तो उनका झगड़ा है कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उनका आपस में आना जाना खुल जाए। अब नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो तो उसका पार्ट है, आयरलैंड तो उसका पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड का है। अब वहां पर उनका वो आने जाने का कस्टम लगता है, तो कहते हैं इसको बंद करो। बंद करना हो तो इंग्लैंड को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना पड़ती है। अगर यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करता है तो इंग्लैंड की पुरानी जो उन्होंने कराया था ब्रेग्जिट वो वापस, अगर नहीं करता आयरलैंड वाले दोबारा स्ट्रगल करते हैं, जहां आकर फंस जाते हैं आकर के, आइडेंटिटी भी और आर्थिक और पॉलिटिक्स। अब आते हैं इंडिया के। एक मोटी सी एग्जांपल है कि बांग्लादेशियों का 1970 या 65 में क्या आइडेंटिटी थी? पाकिस्तानी ईस्ट, बस पाकिस्तानी ईस्ट। अब 72 में या 75 में क्या बन गई? बांग्लादेश। आइडेंटिटी बदल गई। इंडिया यूनाइटेड जब था, यूनाइटेड इंडिया, तो हम लोग जैसे वो ये कहते थे ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया। और जब पावर का क्वेश्चन आइडेंटिटी से जुड़ा, कौन सी आइडेंटिटी से? रिलीजियस आइडेंटिटी से, धार्मिक आइडेंटिटी से पावर का क्वेश्चन जुड़ा कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उससे जब क्वेश्चन जुड़ा पावर का, और बनते 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 जहां आ गई कि पावर शेयरिंग के लिए 2 कंट्री बनाना पड़े, एक इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। वो यूनाइटेड इंडिया अब एक इंडियन
एक पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी अब एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी। आइडेंटिटी जो है वो कारपोरेट ने कैसे शिफ्ट की है, जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ी है, जैसे जैसे उसमें डिवीजन आती गई, पावर की डिवीजन हो या इकोनॉमिक डिवीजन हो, उनकी आइडेंटिटी अपनी बदलती। यही यूक्रेन यूएसएसआर में कॉमन था, पार्ट ऑफ यूएसएसआर था ये। और जब सोवियत टूटा तो यूक्रेन, तजाक, कजाक, किर्गिर, जितने भी कंट्री वहां बने हैं वो सब अलग अलग उसके वो हैं, आइडेंटिटी पर बन गए हैं। यूगोस्लाविया, कहां सल्बोनिया, कहां वो अपना वो बोस्निया हर्जेगोविना, कहां वो मुस्लिम, कहां वो बार, और कहां वो बार क्राइम। इस तरीके से ये आइडेंटिटी जो है, ये एथनिक, रिलीजियस, लैंग्विस्टिक, इकोनॉमिकल और कल्चरल, आप से दो पर फोकस करते हैं, एक इकोनॉमिकल पर और एक इस पर पॉलिटिकल, कि जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर बढ़ रही है उसका रिस्पांस जो मिलेगा पावर में वो अथॉरिटेरियनिज्म में आएगा। सबसे सो कॉल्ड डेमोक्रेट वर्ल्ड में माना हुआ है अमेरिका, आपके सामने है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट ने धरना लगाया कि तुम इनका ये जो फलस्तीन वालों का जेनोसाइड बंद करो, इनको हथियार देना बंद करो, और उस धरने को उठाने के लिए उसको इलीगल डिक्लेयर करो, पुलिस लगाओ, प्रोटेस्ट कराओ, वहां बैन कर दो, ये कहां का डेमोक्रेसी है ये तो बताओ। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका ही है ना, बाकी सबसे छोटी है बेचारी इंडिया, तो बैकवर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। और जहां पर जो हमास का इसका फिलिस्तीन का सपोर्टर बनेगा वो गया अंदर। इवन इंडिया में जैसे वहां चला था अमेरिका में कि ब्लैक लाइफ मैटर, कि काले की जिंदगी का कोई महत्व है। अगर इंडिया में इंडियन पीपल, इंडियन सोशल मीडिया ये कहीं कंपेन चला दे कि दलित लाइफ मैटर, कि दलितों की जिंदगी का मुद्दा है कोई, कहां चला बताओ? 1,40,00,000,000 लोग हैं जी, कहीं कंपेन है सोशल मीडिया में कि दलित लाइफ मैटर? नहीं है। मुस्लिम लाइफ मैटर्स नहीं, या मिनॉरिटी लाइफ मैटर्स नहीं है। तो जब ये मूवमेंट सोशल थिंकिंग में नहीं है, जब ये सोशल मूवमेंट बड़ी वीक है, ओप्रेस्ड पीपल के लिए दूसरा जो फैसिलिटेटेड आदमी सूरतें ले रहा है, खाता पीता आदमी है, वह महसूस भी नहीं करता और बोलता भी नहीं, उसके लिए कंपेन भी नहीं करता, प्रोटेस्ट करने की बात ही छोड़ो। तो जब इस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में आकर के बात कहां अटकती है? भारत के माइंडसेट की, भारत के लोगों की। और एक लास्ट, बस ज्यादा नहीं, कि कश्मीर का मसला बड़ा अटका हुआ है पुराना, और उसमें जब पंडित जी इस बात पर पहुंच गए कि मेजॉरिटेरियनिज्म काम चल रहा है इंडिया में, और उस मेजॉरिटेरियनिज्म को डाइल्यूट करने के लिए जब उन्होंने पंजाब में, राजस्थान में और वहां कहां उदयपुर तक और जोधपुर तक मीटिंगें करवा दी। वो इसलिए मीटिंगें करवाई ताकि हिंदू हार्ड लाइनर जो है, हिंदुइज्म का हार्ड लाइनर थोड़ा साफ्ट हो जाए, और उनका प्रो कश्मीरियात या प्रो इस्लामिक जो इतनी हेट है, एंटी इस्लामिक जो हेट है, वो कम हो जाए। अगर आज इंडिया में हिंदू मुसलमान की टेंशन आपको डाइल्यूट कर दो तो कश्मीर का मसला हल। आज अब हिंदू मुसलमान की टेंशन इंडिया में बढ़ा दो, इंडिया और पाकिस्तान का मसला नंबर 1 पर आएगा और इंडिया और कश्मीर का मसला नंबर 1 पर आएगा। तो ये इसकी चाबी जो है वो मेजॉरिटेरियन अप्रोच में डालिए, जहां पर हम सारे शांत और चुप रहते हैं। ऐसे कहते हैं कश्मीर का मसला जो हमारी इच्छा है, जहां चाबी पड़ी हुई है कि कहां से इसको हलाएं, ताला खोलें, वो मेजॉरिटेरियन आउटलुक में है, जिसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है ताकि वो माइनॉरिटी के लिए कुछ सोचें और उस पर आकर के कुछ बनता है कि ये सिचुएशन जो है वैसे डाइल्यूट की जाए
और अथॉरिटेरिज्म में डिल्यूट होगा, अगर उनको आइडेंटिटी की पहचान मिलेगी, उनको ऑपरेशन से मुक्ति मिलेगी, तो दलित भी ऊपर आएंगे, ओबीसी भी आएंगे और माइनॉरिटी भी आएंगे, तब जाकर के ये एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम बन सकता है जिसमें हर आइडेंटिटी रिलीजियस, एथनिक और क्लास के एंगल से चीजें जो है वो आ जाएगी। और इकोनॉमिकल आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने के लिए या तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंपनीज है एक रास्ता, दूसरा है कोऑपरेटिज्म, जिस पर आप चल सकते हो उस पर आप चल सकते। अगर आपस में इनिशिएटिव लेना है कोऑपरेटिज्म है, अगर इसे लीड करना है तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंपनीज है, जैसे टाटा का एक वोट है, बिरला का एक वोट है, कामन दलित का एक वोट है, लैंडलेस का एक वोट है, ऐसे ही जिसके 10 लाख शेयर हैं उसका भी एक वोट, और जिसका एक कंपनी में एक शेयर है उसका भी एक वोट। इसके आधार पर जब कंपनी का बोर्ड बनेगा तो पोजीशन जो है वो अलग हो जाएगी। धन्यवाद।